नमस्कार बच्चों। आज हम समाजशास्त्र कक्षा 12th अध्याय 2 पढ़ने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर हंसा शर्मा। आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है मूलभूत अवधारणाएं। मूलभूत अवधारणाओं में हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए, हम पढ़ेंगे समाज, समाज का अर्थ, परिभाषा, समुदाय, समुदाय का अर्थ, परिभाषा, समूह, समूह का अर्थ, परिभाषा और समूह में कौन कौन से समूह होते हैं, समूह के प्रकार क्या होते हैं, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। भाग प्रथम आज पढ़ेंगे, इसी का अगला भाग द्वितीय कल पढ़ा जाएगा। आप सभी का स्वागत है समाजशास्त्र की इस कक्षा में। तो शुरू करते हैं। देखिए, समाज का क्या तात्पर्य है? समाज किसे कहते हैं? समाज होता है लोगों का एक समूह जिसमें सभी लोग रहते हैं और पारस्परिक अंतःक्रिया करते हैं। लोगों की अंतःक्रिया से क्या तात्पर्य है? समाज में जिस तरह से लोग रहते हैं तो अंतःक्रिया का क्या तात्पर्य है? और लोग मिलकर के रहते हैं तो क्या सिर्फ उनमें सहयोग ही पाया जाता है, संघर्ष नहीं पाया जाता है? तो समाज में कौन कौन सी प्रकार की क्रियाएं पाई जाती है? समाज लोगों का एक समूह कह सकते हैं, एक झुंड कह सकते हैं। लेकिन क्या सभी प्रकार के झुंड या दो से अधिक लोग जा रहे होते हैं तो क्या हम उनको समाज कहते हैं? नहीं, उनको हम समाज नहीं कह सकते हैं। साधारण बोलचाल में हम ये कहते हैं कि ये हमारा समाज है। हम किसी जाति विशेष में रहते हैं तो हम ये कह देते हैं कि ये हमारा समाज है। लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो इसका अर्थ समाज नहीं होता है, बल्कि वो एक छोटा सा समूह हो सकता है। तो अब समाज क्या होता है? समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण ये कहता है कि जहाँ सामाजिक संबंध बन जाते हैं, सामाजिक संबंध जहाँ होते हैं वहीं समाज बन जाता है। अब सामाजिक संबंध कैसे बनते हैं हमें ये देखना है। मैकाइवर और पेज तो कहते ही ये है कि सामाजिक संबंधों का जो जाल होता है वही समाज होता है। इसको, समाज को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे हम लोगों का एक समूह है, ये लोग हैं, ये छोटा सा एक समूह है जिसमें ये लोग पाए जाते हैं। ये लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ये व्यक्ति इसको जानता है, ये व्यक्ति इसको जानता है, ये व्यक्ति इसको जानता है, ये इसको जानता है, ये इसको जानता है। इस तरह से आपस में हर व्यक्ति एक दूसरे से परिचित है और ये व्यक्ति इसको जानता है, ये इसको जानता है। आपस में सब एक दूसरे से परिचित है तो ये परिचय इस तरह से हो गया कि समाज में एक जाल की स्थिति आ गई है। तो ये जो नेटवर्क है, ये जाल है, ये जाल क्या कहलाएगा? समाज कहलाएगा। और समाज का जो अध्ययन हो रहा है, इसका जो, ये तो हो गया समाज। और समाज का अध्ययन हम जिस विषय में कर रहे हैं वो विषय क्या हो जाएगा अध्ययन के लिए? उसको हम कहेंगे समाज शास्त्र। क्या कहेंगे? समाज शास्त्र। अब आके देखते हैं इसमें कि जो एक औपचारिक समूह होगा, एक झुंड होगा, क्या हम उसे समाज कह सकते हैं? उसको हम समाज नहीं कहेंगे, क्योंकि समाज में पारस्परिक संबंधों का होना अनिवार्य है। अगर एक भीड़ कहीं पर जा रही होती है, मान लो हम ट्रेन में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, तो क्या वो समाज होगा? लोग वहाँ आपस में जानते हैं, मिलते हैं, थोड़ी देर साथ रहते हैं, फिर वो सब अपने उद्देश्यों के लिए निकल जाते हैं। तो क्या हम उसे समाज कह सकते हैं? जी नहीं, हम उसे समाज नहीं कह सकते हैं। समाज का तात्पर्य पारस्परिक अंतःक्रिया से लिया जाता है कि जब एक व्यक्ति, ये है एक व्यक्ति, जब कोई भी व्यक्ति होता है वो अन्य व्यक्ति से मिलता है तो क्या होगी? इनमें दोनों में पारस्परिक अंतःक्रिया होगी। ये है जो अंतःक्रिया हुई। अंतःक्रिया मतलब एक दूसरे से दोनों ने बात की, बात करने से जो आपस में संबंध बने, अंतःक्रिया हुई, संबंध बने। तो इन संबंधों की वजह से ही आपस में बहुत सारे लोग मिलते जाएंगे, बहुत सारा बड़ा समूह बनता जाएगा और वो समूह क्या कहलाएगा? वो समूह क्या कहलाएगा? समाज कहलाएगा। अब इसमें गिडिंग्स महोदय की जो परिभाषा है वो क्या कहती है? गिडिंग्स महोदय बताते हैं कि समाज स्वयं एक संघ है और यह संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है। समाज स्वयं क्या है? स्वयं एक संघ है। समाज अपने आप में लोगों का एक समूह है और साथ ही साथ यह क्या है? एक संगठन भी है।
और संगठन औपचारिक संबंधों का एक योग भी है। औपचारिक संबंध कौन से हो गए? जो हमें दिखाई तो नहीं देते हैं लेकिन संबंध है और उनका सामूहिक रूप सहयोग, सामूहिक रूप है जो वो क्या है? वो एक समाज है और जिसमें क्या-क्या पाया जाता है? जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। आपस में जो सहयोग करते हैं व्यक्ति वो आपस में जुड़े हुए होते हैं क्योंकि उनमें कोई ना कोई कनेक्शन होता है। कनेक्शन कैसा होता है? जो हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन भावनात्मक रूप से वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। इसी प्रकार से जो मैकइवर पेज है वो क्या कहते हैं? मैकइवर पेज सामाजिक संबंधों के ताने-बाने, अभी मैंने यही बताया था कि मैकइवर पेज के अनुसार सामाजिक संबंधों का जो जाल होता है वही समाज कहलाता है। तो यहाँ पर मैकइवर पेज साहब ने क्या कहा है कि जो सामाजिक संबंध है वो एक जाल या ताने-बाने के रूप में है और अगर इन संबंधों में जो संबंध है वो स्थायी नहीं है, वो परिवर्तन उनमें होता रहता है, इसीलिए समाज भी बदलता है। जैसे ही किसी व्यक्ति के संबंध बदलते हैं तो वो समाज को प्रभावित करते हैं और सामाजिक संबंधों में बदलाव आते ही समाज में बदलाव आ जाता है। ऐसा कौन मानते हैं? मैकइवर और पेज के अनुसार ऐसा माना जाता है और समाज क्या है? एक अपने आप में बेहद जटिल व्यवस्था है समाज। र्यूटर साहब क्या कहते हैं? र्यूटर महोदय कहते हैं कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त से क्या तात्पर्य है? कि जो हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन है। उसको हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन उसको हम देख नहीं सकते हैं। तो समाज अपने आप में एक अमूर्त अवधारणा है और हम ये जो समूह के सदस्य हैं उनमें एक पारस्परिक संबंधों की जटिलता या संपूर्णता का बोध कर होता है। अमूर्त अवधारणा है और जो इसमें समूह है उन समूह में जो सदस्य हैं उनके बीच में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता का ये व्यवस्था बोध कराती है। संबंधों में जटिलता पाई जाती है मतलब बहुत सारे, जटिलता से तात्पर्य है कि उलझे हुए संबंध होते हैं। एक व्यक्ति का इससे भी संबंध है, उससे भी संबंध है। मतलब एक व्यक्ति है तो वो कई लोगों को जानता है। हर व्यक्ति इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों को जानते हैं। तो ये जटिल व्यवस्था हो गई। हर व्यक्ति के पता नहीं कहाँ पे जानकारियां होती है तो एक समाज में पूरा का पूरा एक नेटवर्क बन गया है और ये समाज इस चीज का हमें बोध कराता है। फिर मैकइवर पेज ने जो अपनी एक परिभाषा दी है जिसमें पूरे समाज की विस्तृत व्याख्या की है। इसमें 7 प्रमुख आधार भी बताए हैं कि समाज क्या है और समाज के कौन-कौन से महत्वपूर्ण आधार होते हैं। तो ये परिभाषा अपने आप में संपूर्ण परिभाषा है। आप इसको याद नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसमें से जो महत्वपूर्ण कीवर्ड्स है उनको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है कि समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की अनेक समूह तथा विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रणों की तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है और इस सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं और ये सामाजिक संबंधों का जाल है और यह सदैव परिवर्तित होती रहती है। तो हमने जो बातें देखी है ये सारी की सारी बातें समाज को अभिव्यक्त करती है। तो पहली बात जो है कि रीतियों और कार्यप्रणालियों, जो समाज में जो भी रीतियां पाई जाती है, जो भी कार्यप्रणालियां पाई जाती है, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं इसमें और हमारे अधिकार और पारस्परिक सहायता इसमें पाई जाती है तथा विभिन्न प्रकार के समूह पाए जाते हैं और उनके उप विभाग भी पाए जाते हैं और विभाग भी पाए जाते हैं। साथ ही मानव व्यवहारों के नियंत्रण और स्वतंत्रताओं की भी ये जटिल व्यवस्था है और साथ ही साथ जो समाज के संबंधों का ताना बाना है उसकी भी जटिल व्यवस्था हमें समाज में देखने को मिलती है। तो इस आधार पर जो मैकइवर और पेज है उन्होंने अपनी परिभाषा के आधार पर 7 प्रमुख आधार बताए हैं जो समाज में हमें देखने को मिलते हैं। तो 7 विशेषताएं भी कह सकते हैं और 7 प्रमुख आधार भी कह सकते हैं। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि मैकइवर और पेज के द्वारा कितने प्रकार की प्रमुख विशेषताएं बताई गई है समाज से संबंधित या समाज से संबंधित कितने आधार बताए गए हैं। तो आपको बताने हैं 7 आधार बताए गए हैं। अगर उनके नाम पूछ लिए जाए तो आपको परिभाषा नहीं पूछी जाती है बल्कि इस परिभाषा से ही प्रश्न बनाया जाता है कि कौन कौन से प्रमुख आधार है और आपको वो आधार याद करने हैं। तो देखिए कौन से आधार है। सबसे पहले है रीतियां। अभी परिभाषा में आया था कि मैकइवर और पेज ने जो 7 आधार बताए हैं
उसमें है पहला रीतियां। अब रीतियां क्या होती है? रीतियां होती है समाज में चली आ रही, समाज में प्रचलित रीति रिवाज। एक लंबे समय से जो रिवाज चले आ रहे हैं, जो परंपराएं चली आ रही है समाज में, हम उनको क्या कहते हैं? रीतियां। जिसका पहले से अनुसरण किया जा रहा है, हमारे पूर्वजों द्वारा जिसका अनुसरण किया जा रहा है, और जिसको आने वाली पीढ़ियों तक भी हस्तांतरित किया जाता है, और सभी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उसको मानती है और उनको उनके अनुसार व्यवहार करती है, तो वो कहलाती है रीतियां। तो किसी भी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है रीतियां। दूसरी बात बताई उन्होंने कार्यप्रणाली, कि हर एक समाज की अपनी एक कार्यप्रणाली होती है। कोई भी समाज बिना कार्यप्रणालियों के क्रियाशील नहीं रह सकता है। जिस तरह से रीतियां आगे चलती रहती है और नई जनरेशन तक पहुंचती रहती है, वैसे ही कार्यप्रणालियां भी आगे निरंतरता में चलती रहती है और समाज को सक्रिय बनाए रखने में सहायता देती है। तो विभिन्न प्रकार की कार्यप्रणालियां ही समाज में जीवंतता का उदाहरण दे सकती है। फिर है अधिकार। जो अधिकार है, अधिकार से तात्पर्य है कि एक व्यवस्था या एक सत्ता जिसको प्राप्त है, किसी भी प्रकार की जो सत्ता दी जाती है जिसकी वजह से उसको कार्य करने का अधिकार मिल जाता है। तो समाज में रहने के नाते हर व्यक्ति को एक अधिकार प्राप्त है और उसका एक निश्चित कार्य भी है। इसको हम एक परिस्थिति के रूप में भी ले सकते हैं, जो अगले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। परिस्थिति मतलब एक पद। तो यहाँ अधिकार से तात्पर्य है सत्ता, जो व्यक्ति को प्राप्त है और जिसकी वजह से उसकी पहचान होती है। इस अधिकार की वजह से ही एक व्यक्ति की पहचान समाज में होती है और वो अपनी पहचान बना करके आगे वो कार्य कर सकता है और समाज को उन्नत बना सकता है। तो समाज में व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों की पूर्ति के लिए ही व्यक्ति सक्रिय सदस्य के रूप में समाज में अपना योगदान देता है। अगला है पारस्परिक सहायता। पारस्परिक सहायता में जो समाज है, समाज में लोगों में सहायता पाई जाती है। सहायता में जब संघर्ष और सहयोग दोनों समाज में व्याप्त होंगे तभी समाज उन्नति कर सकता है। बिना सहायता के, बिना संघर्ष के उन्नति नहीं कर सकता है। संघर्ष का होना भी जरूरी है और सहयोग का होना भी जरूरी है। जब समाज में कुछ लोग मिलकर के दूसरों का सहयोग करते हैं, एक जैसी विचारधारा रखते हैं, तो एक समूह का निर्माण करते हैं और वही समूह जब व्यापक रूप में हो जाता है तो वो समुदाय बनता है और समुदाय से ही एक बड़ा समाज बन जाता है। समाज की अवधारणा अपने आप में एक व्यापक अवधारणा है जिसमें विभिन्न प्रकार के संबंधों की जटिल व्यवस्था पाई जाती है। तो जो पारस्परिक सहायता है, इस पारस्परिक सहायता की वजह से ही समाज में सहयोग और सहनशीलता जैसे गुणों का विकास होता है। फिर है इसमें समूह एवं विभाग। कोई भी समाज है वो विभिन्न प्रकार के समूहों में और विभिन्न प्रकार के विभागों में बटा हुआ होता है। कोई छोटा समूह हो सकता है, बड़ा समूह होता है। जैसे एक परिवार भी एक अपने आप में समूह ही होता है। तो जो समूह होता है वो विभिन्न प्रकार के विभागों में भी बंट सकता है, उप विभागों में भी बंट सकता है। एक जाति भी अपने आप में समूह हो सकती है। या फिर हम कक्षा की बात करते हैं, सभी विद्यार्थी जब एक जगह बैठते हैं, जैसे 11th की कक्षा या 12th की कक्षा, तो वो भी अपने आप में एक समूह होता है जिसकी एक पहचान होती है। तो जो समाज है, समाज में बहुत सारे ऐसे समूह पाए जाते हैं और उन विभिन्न प्रकार के समूहों से मिलकर के ही एक समाज का निर्माण होता है। तो कहते हैं विभिन्नता में एकता भारत की विशेषता। वो इसीलिए कहा जाता है कि जो भारतीय समाज है उसमें विभिन्न प्रकार की जाति, भाषा, वर्ग, समुदाय आदि पाए जाते हैं और उन सब से मिलकर के भारतीय समाज का निर्माण होता है। तो यह है हमारे समूह और विभाग। फिर है मानव व्यवहार का नियंत्रण। समाज एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें मानव के विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का नियंत्रण रखा जाता है। अगर नियंत्रण की व्यवस्था ना हो समाज में
तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए इस अराजकता या इस विषम परिस्थितियों को रोकने के लिए समाज में कुछ नियंत्रण की व्यवस्थाएं की गई है। इसके लिए कुछ ऐसी कंडीशंस, ऐसी शर्तें बनाई गई हैं, ऐसे प्रतिमान बनाए गए हैं जिसकी वजह से व्यक्ति उनका उल्लंघन नहीं करता है, और ऐसी लोक रीतियां होती है, ऐसे रीति रिवाज होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति उनको नहीं तोड़ता है और समाज में एक संतुलन बना रहता है। अगली बात जो मैकाइवर पेश करते हैं वो है स्वतंत्रता। वो ये कहते हैं कि जो अंतिम और सातवां आधार बताया गया है समाज के लिए वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति होता है उसे अपना सर्वांगीण विकास करने का पूरा पूरा अधिकार है, और स्वतंत्रता उसको जन्मसिद्ध प्राप्त हुई है। उसे स्वतंत्रता से रहना है और अपने जो व्यक्तित्व के गुणों का विकास करना होता है, और समाज में हर व्यक्ति स्वतंत्र है। नियंत्रण तो है उसके ऊपर, क्योंकि वो कोई भी गलत कार्य करता है, किसी भी प्रकार का विचलित व्यवहार करता है जो कि समाज के नियमों के अनुकूल नहीं है, तो उसके लिए दंड की भी व्यवस्था है, लेकिन साथ ही साथ उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए उसे स्वतंत्रता भी दी गई है, जिसकी वजह से उसका विकास हो सके। और जब व्यक्ति का विकास होगा तभी समाज का विकास होगा। इसीलिए अरस्तु ने ये कहा है कि बिना समाज के एक व्यक्ति का जीवन नहीं हो सकता है। समाज जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रह करके ही मनुष्य का पूर्ण रूप से विकास हो सकता है। और मैकाइवर और पेज साहब तो ये कहते हैं कि जहाँ कहीं भी जीवन है वहीं समाज है, और बिना समाज के कोई जीवन नहीं है। जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है बिना समाज के। ऐसा कौन कहते हैं? मैकाइवर और पेज कहते हैं। फिर आगे हम चलते हैं कि समाज की कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं में हम पहली विशेषता लेते हैं अमूर्तता। र्यूटर ने भी ऐसा ही कहा है कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है। जो अभी हमने पढ़ा है कि र्यूटर ने कहा है कि समाज क्या है? एक अमूर्त अवधारणा है। तो अमूर्तता का मतलब क्या है कि जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है लेकिन है, हम उसको अनुभव कर सकते हैं। तो समाज हमें दिखता नहीं है कि वो कैसा है, उसका आकार कैसा है, लेकिन फिर भी हमें ये पता है कि समाज है और हम उस समाज से पूरी तरह से बंधे हुए हैं। जब हमारा जन्म होता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक व्यक्ति पूरी तरह से अपने समाज, अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है। वो अपने समाज से अलग नहीं हो सकता है। तो समाज अमूर्त होता है, अदृश्य होता है, और फिर भी वो प्रभावित होता है अदृश्य होते हुए भी, और हम उसको महसूस कर सकते हैं, अनुभव द्वारा उसको जाना जा सकता है। इसके बाद आता है अन्योन्याश्रितता। अगला जो इसका पॉइंट आता है, विशेषता आती है, वो है अन्योन्याश्रितता। अन्योन्याश्रितता क्या होता है कि जो समाज है, समाज में हमने अभी बताया है कि बहुत सारे समूह और विभाग पाए जाते हैं, और ये जो विभाग और समूह होते हैं वो एक दूसरे से इस तरह से आश्रित होते हैं कि एक के अभाव में दूसरे का कार्य बाधित होता है। सावयव सदृश्य कल हमने बात की थी, जो कल की कक्षा थी, भाग पाठ 1 में हमने ये कहा था कि जो सावयव सदृश्य है हमारा समाज, उसका मतलब है कि शरीर के समान। अगर हमारे शरीर में किसी भी एक अंग को हम कुछ भी चोट पहुंचाए तो पूरे शरीर को इसका पता चल जाता है और पूरा शरीर से प्रभावित होता है। तो इसी प्रकार से अन्योन्याश्रितता हमारे समाज में पाई जाती है। समाज का कोई भी अंग अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता है, सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, मतलब आश्रितता पाई जाती है सभी अंगों में, इसलिए हम इसको कहते हैं अन्योन्याश्रितता। फिर है सहयोग एवं असहयोग की भावना भी पाई जाती है। समाज में सहयोग भी होता है, समाज में असहयोग भी होता है। सभी कहीं पर हमारी दोस्ती होती है लोगों से, अच्छी भावनाएं होती है, और कहीं पर हमें उनसे अलगाव महसूस होता है, हम उनके साथ में सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। तो दो प्रकार के समूह का निर्माण हो जाता है। एक तरफ सहयोगात्मक समूह बन जाते हैं और एक तरफ नकारात्मक समूह बन जाते हैं, असहयोगात्मक, जो हमें सहयोग नहीं करते हैं, लेकिन दोनों ही समाज में पाए जाते हैं और दोनों का होना भी जरूरी है। जो हमें सहयोग करते हैं वो हमारे साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं और हमें आगे बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं,
और जो असहयोग करते हैं वो हमारे साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं करते हैं, हमारी आलोचना करते हैं और हमारे जो कार्य है उनमें कमियां भी निकालते हैं। तो लेकिन फिर भी दोनों हर जगह पाए जाते हैं। तो समाज में ये समाज होने की एक शर्त है कि सहयोग और असहयोग हमें देखने को मिलता है। फिर आपके आ जाता है समानता और असमानता। जिस प्रकार से सहयोग है, असहयोग है समाज में, वैसे ही समानता और असमानता भी हमें समाज में देखने को मिलती है। इनके अभाव में एक समाज कंप्लीट नहीं हो सकता है। सभी प्रकार की समानता असमानता हम देख सकते हैं। रंग, रूप, जाति, वर्ण, भाषा, विभिन्न प्रकार के धर्म, इन सब में हम देखते हैं। शारीरिक, मानसिक या फिर भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी हम ये देख सकते हैं कि हर जगह हमें समानता और असमानता देखने को मिलती है। किसी का शरीर शारीरिक रूप से एक जैसा कोई दूसरा व्यक्ति बिल्कुल सेम टू सेम नहीं हो सकता है। डिफरेंस कुछ ना कुछ हर जगह हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से क्षेत्रीयता की दृष्टि से भी असमानता पाई जाती है, भाषा की दृष्टि से भी असमानता पाई जाती है। तो समानता और असमानता एक समाज में निश्चित रूप से व्याप्त होती है। अब हमने समाज अच्छे से समझ लिया है। समाज के पश्चात हम अगले टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा समुदाय। समुदाय का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं हम? समुदाय या कम्युनिटी। तो जो समूह होते हैं, विभिन्न प्रकार के समूह मिलकर के समुदाय का निर्माण करते हैं। और समुदाय से तात्पर्य जहाँ हम रहते हैं, जिस क्षेत्र से हम जुड़े हुए हैं, वहाँ बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर के रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और उनमें पारस्परिक अंतः संबंध पाए जाते हैं। तो हम उसको कहते हैं कि ये एक समुदाय है। समुदाय का उद्देश्य क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए होना है। तो इसके अंतर्गत हम इसका अर्थ देखते हैं कि अर्थ क्या होता है। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अंग्रेजी के कम्युनिटी शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला है कम्यू प्लस इसमें यह है कम्युनिटी, और कम्युनिटी में पहला है कम और दूसरा शब्द है म्यूनिस। कम का मतलब होता है अर्थ, क्या होता है? टुगेदर या साथ, एक साथ होना। और म्यूनिस का अर्थ होता है सर्विंग करना या सेवा करना, अर्थात साथ साथ मिलकर के सेवा करना, एक साथ आकर के सेवा करना। सेवा किसकी? समाज की या समाज के व्यक्तियों की सेवा करना। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम समुदाय कहेंगे, कम्युनिटी। अब इसकी कुछ परिभाषाएं दी हैं, कुछ महत्वपूर्ण विचारक हैं, जैसे लुनबर्ग साहब क्या कहते हैं कि एक मानव जनसंख्या जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है और जो सामान्य अन्योन्य आश्रित जीवन व्यतीत करती है। महत्वपूर्ण बात इसमें है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। अगर एक जनसंख्या है, जनसंख्या कैसी है? मानव जनसंख्या है। कोई भी मानव जनसंख्या जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में क्या कर रही है? निवास कर रही है और जो सामान्य और अन्योन्याश्रित जीवन व्यतीत कर रही है, तो वो क्या कहलाती है? वो जगह या वो लोग एक समुदाय के हिस्से में आ जाते हैं। और बोगार्ट साहब क्या कहते हैं? बोगार्ट साहब का कहना है कि एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है, एक ऐसा सामाजिक समूह है जो कुछ अंशों में हम की भावना, कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है और जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। लोगों का एक ऐसा सामाजिक समूह, समूह तो है, जनता तो है, और उस जनता में क्या पाया जा रहा है? एक तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पाया जाता है और साथ ही साथ उसमें हम की भावना पाई जाती है। हम की भावना से तात्पर्य सामुदायिक भावना पाई जाती है। तो इन परिभाषाओं से जो चीज हम समझ पा रहे हैं वो ये है कि समुदाय में तीन चीजें महत्वपूर्ण हो गई। पहली चीज क्या है? पहली है लोगों का होना, आम जनता का होना या व्यक्ति का होना। बहुत सारे व्यक्ति जब होते हैं तो वहां पर समुदाय हो सकता है, व्यक्ति अकेले से समुदाय नहीं बन सकता है। दूसरा है इसमें भौगोलिक क्षेत्र, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का पाया जाना जरूरी है। और जो तीसरी बात हम करते हैं वो क्या है? वो है इसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना। हम की भावना का होना या सामुदायिक भावना का होना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा, दो लोगों से नहीं, बहुत सारे लोग होने चाहिए। और साथ ही साथ उनमें कैसी भावना? हम की भावना, सामुदायिक भावना, एकता की भावना होनी चाहिए, तभी वो एक समुदाय
बन सकता है, अन्यथा वो एक समुदाय नहीं बन सकता है। 3 पार्ट्स आ गए, व्यक्तियों का समूह होना ज़रूरी है, बिल्कुल सही है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना ज़रूरी है और साथ ही साथ सामुदायिक भावना होना ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं जैसे जयपुर शहर है, जयपुर शहर में बहुत सारे लोग निवास करते हैं, ये एग्ज़ाम्पल है। कोई भी गाँव हो सकता है, कोई भी शहर हो सकता है। हम जयपुर की बात करते हैं, जयपुर एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है और इसमें क्या है, ये तो भौगोलिक क्षेत्र हो गया जयपुर का और जयपुर के भौगोलिक क्षेत्र के साथ-साथ इसमें हम की भावना, जितने लोग आपस में एक-दूसरे से मिले, आपस में जानते हो, जयपुर का कोई गाँव हो गया, उस गाँव के लोग जब आपस में जानते हैं एक-दूसरे को और मिलते हैं और साथ ही साथ उनमें क्या है, हम की भावना पाई जाती है, सामुदायिक भावना पाई जाती है। सामुदायिक भावना का मतलब होता है कि वो प्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे को जानते हैं, वो अनजान नहीं है। तो इस तरह का जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा? वो एक समुदाय कहलाएगा। तो यहाँ पर हम किसी गाँव का उदाहरण ले सकते हैं, कोई जयपुर का गाँव हो सकता है, कोई कस्बा हो सकता है, क्योंकि पूरा जयपुर तो एक-दूसरे को जान नहीं सकता है, लेकिन एक गाँव और एक कस्बा जो होगा या एक कोई ढाणी होगी, वो ढाणी से क्या तात्पर्य है? ढाणी होता है गाँव की भी छोटी-छोटी टुकड़ियाँ जो कहीं बसी हुई होती है, हम उसको ढाणी कहते हैं। तो ये चीज़, ये गाँव, कस्बा, ढाणी ये सब मिलकर के क्या बन सकता है? एक समुदाय हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि समुदाय हमने पढ़ लिया, समाज हमने पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं वो है हमारा सामाजिक समूह। सामाजिक समूह क्या होता है? सामाजिक समूह होता है 2 या 2 से अधिक लोग जब एकत्रित हो जाते हैं, उसे हम समूह कहते हैं। समूह कैसा होगा? आपस में वो लोग एक-दूसरे को जानेंगे, पर ये ज़रूरी नहीं है कि उनका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो। अगर निश्चित भौगोलिक क्षेत्र शब्द आ जाता है, तो वो क्या होगा? एक समुदाय हो जाएगा। समुदाय भी एक समूह हो सकता है, कोई भी समुदाय जो है, वो समूह हो सकता है। तो जब भी बहुत सारे लोग एक जगह होते हैं, एक-दूसरे से अंतःक्रिया होते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, अंतःक्रिया के साथ में आप एक-दूसरे की जानकारी लेते हैं, बात करते हैं, क्रिया-प्रतिक्रिया होती है। तो इस तरह से उनका एक समूह का निर्माण होता है, आपस में संबंध बनते हैं और इस प्रकार की व्यवस्था में एक समूह बन जाता है। तो समूह से यहाँ पर हम अर्थ लेते हैं कि समूह क्या है। अब कुछ परिभाषाएँ दी है, जैसे मान लो गिन्सबर्ग साहब कहते हैं 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्रियाशील अथवा निष्क्रिय रूप से मानसिक अंतःक्रिया हो रही है। मानसिक अंतःक्रिया होना ज़रूरी है। शारीरिक क्रिया की ज़रूरी नहीं है कि शारीरिक क्रिया हो, लेकिन मानसिक अंतःक्रिया से तात्पर्य है कि मानसिक रूप से एक-दूसरे से वो परिचित होने चाहिए। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वो आपस में एक-दूसरे को जानते हैं, मतलब मानसिक अंतःक्रिया हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एक समूह की संज्ञा देंगे। और पीएच लैंडिस क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि समूह से तात्पर्य 2 या अधिक ऐसे व्यक्तियों से है जिनमें सामाजिक संबंध बने हुए हैं। सामाजिक संबंध बने हुए हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? एक समूह की संज्ञा दे सकते हैं। बिना सामाजिक संबंधों के हम उन्हें समूह नहीं कह सकते हैं। रास्ते चलते बहुत सारे लोग इकट्ठे होके जा रहे हैं, तो क्या वो समूह होगा? क्या भीड़ सारी इकट्ठी हो रही है, कहीं पर कुछ हो गया है, अचानक से भीड़ इकट्ठी हो गई, क्या हम उसे समूह कह सकते हैं? या ट्रेन या बस, एरोप्लेन में कोई सफ़र कर रहा है, तो क्या वो एक समूह का उदाहरण है? बिल्कुल नहीं, वो एक समूह का उदाहरण नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम एक कक्षा में बैठे हुए हैं या हम एक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम एक हॉस्पिटल में हैं, साथ-साथ काम कर रहे हैं, एक स्टाफ के रूप में काम कर रहे हैं, या फिर हम किसी जाति विशेष से संबंधित लोग हैं जो आपस में एक-दूसरे को जानते हैं, तो हम वहाँ पर एक समूह की बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की फैक्ट्री में पूरे के पूरे जो मालिक मज़दूर संघ, मज़दूर बना हुआ है, मज़दूर संघ बना हुआ है और वो आपस में एक-दूसरे को जानते हैं, 100-150 लोग हैं और वो सब एक-दूसरे से परिचित है, तो वो समूह हो सकता है। लेकिन अगर वो परिचित नहीं है, अर्थात उनमें मानसिक अंतःक्रिया नहीं पाई जाती है, उनमें सामाजिक संबंध नहीं पाए जाते हैं, तो वो एक समूह की श्रेणी में नहीं आ सकता है। अपराध समूह को हम कई भागों में बांट सकते हैं। समूह के अगर हम प्रकार की बात करते हैं, तो समूह विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मोटे रूप से 2 प्रकार के समूह की बात करते हैं। एक समूह होता है प्राथमिक समूह, एक होता है द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है वो दी है सी एच कूले। सी एच कूले ने
1909 में अपनी पुस्तक है सामाजिक संगठन, उसमें प्राथमिक समूह की अवधारणा उन्होंने दी है। कूले ने थोड़े दिनों बाद में द्वितीयक समूह की अवधारणा भी दी है, और वो प्रारंभिक समाजशास्त्र उनकी एक पुस्तक आई थी उसमें दी थी। तो जो C.H. कूले साहब है 1909 ईस्वी में उन्होंने अपनी पुस्तक कौन सी है, सामाजिक संगठन अर्थात सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक है इनकी। कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किस विचारक की है। तो आपको ये लिखना है कि ये है C.H. कूले की पुस्तक है, और इसमें इन्होंने क्या महत्वपूर्ण बात बताई है, इन्होंने बताया है प्राथमिक समूह के बारे में। क्या होता है प्राथमिक समूह और ये कितने प्रकार का होता है। तो ये देखिए कूले ने जो अवधारणा दी है, सबसे पहले तो बात ये है कि जो C.H. कूले की अवधारणा है वो एफ्टोनीज से मिलती जुलती अवधारणा है। मतलब एफ्टोनीज ने एक अवधारणा दी थी, वो थी गेमाइनशॉफ्ट और गैसेलशॉफ्ट की अवधारणा थी। तो इससे पूरी तरह से प्रभावित थी C.H. कूले की अवधारणा, प्राथमिक और द्वितीयक समूह की अवधारणा। अब ये 3 प्रकार के समूहों की बात करते हैं C.H. कूले। 3 प्रकार के समूह कौन कौन से हैं? ये कहते हैं कि प्राथमिक समूह स्पेशली 3 प्रकार से बन सकता है। पहला, इसमें इन्होंने परिवार को माना है, दूसरा खेल और मित्र समूह को माना, और तीसरा पड़ोस को माना है। परिवार जो है हमारा, परिवार में हम क्या देखते हैं, परिवार हमारी प्रथम पाठशाला होती है जिसमें एक बच्चा सीखता है। कुछ भी जो सीखना है, सीखने का मतलब होता है सामाजिकरण। जन्म से लेके मृत्यु तक एक बच्चा जो कुछ भी सीखता है उसको हम समाजशास्त्रीय शब्दावली में कहते हैं सामाजिकरण होना। तो एक बच्चे के सामाजिकरण के लिए जो व्यवस्था होती है और जिसके अंतर्गत वो व्यवस्था आती है वो हमारा परिवार होता है। परिवार के पश्चात में आ जाता है विद्यालय बाद में आता है। तो परिवार अपने आप में क्या है, प्राथमिक समूह है प्रथम प्रकार का। प्राथमिक समूह की दूसरी बात वो बताते हैं खेल और मित्र समूह। हमारे सबसे घनिष्ठ कौन होते हैं, हमारे दोस्त, हमारे मित्र मंडली जो है वो प्राथमिक समूह की श्रेणी में आ जाएगी। जिस प्रकार से परिवार अत्यंत निकट होता है, निकट के संबंध होते हैं, छोटा सा आकार होता है, परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां निभाते हैं, और हर प्रकार के उनके जो सीक्रेट्स होते हैं वो परिवार में शेयर होते हैं, बाहर के लोगों को नहीं पता होता है। तो वो परिवार है जिससे घनिष्ठ संबंध एक व्यक्ति का होता है। दूसरा है मित्र मंडली के साथ कोई भी जो बच्चा है वो अपने दोस्तों के साथ खेलता है और अपनी बातें शेयर करता है। तो जो छोटा सा आकार होता है मित्र समूह का, बहुत बड़ी मित्र मंडली नहीं हो सकती है। तो यहाँ भी उनका संबंध कैसा हो गया, बहुत घनिष्ठ संबंध हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक समूह कहेंगे। और तीसरा आ जाता है आपका पड़ोस में हम सबको हम पड़ोस में शामिल नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वही हमारे पड़ोसी होते हैं। पड़ोसी ही आपके लिए सबसे अच्छा भी हो सकता है और सबसे हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए पड़ोस को हम किस में शामिल करेंगे, हम प्राथमिक समूह में ही शामिल करेंगे। तो 3 प्रकार के जो समूह की बात, प्राथमिक समूह में 3 प्रकार के जो समूह बताए हैं वो किसने बताए हैं, C.H. कूले ने। कौन कौन से बताए हैं, परिवार, मित्र समूह और पड़ोस, इन तीनों को बताया है। इसके पश्चात हम आते हैं कि प्राथमिक समूह की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है, जो आपके परीक्षाओं में अक्सर पूछ ली जाती है कि प्राथमिक समूह की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। आपको ये ध्यान होना चाहिए। तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं, 2 प्रकार के भागों में हमने इसको बांट दिया है। एक तो बाह्य प्रकार की विशेषताएं होती है, एक आंतरिक विशेषताएं होती है। बाह्य विशेषताएं वो होती है जो एक फिजिकली हमें दिखाई देती है, लेकिन आंतरिक विशेषताएं वो होती है जो महसूस की जाती है, जो दिल से महसूस की जाती है, वो आंतरिक विशेषताएं होती है। तो बाह्य विशेषताओं में हम सबसे पहले लेते हैं निकट संपर्क। जो जैसे हमारा परिवार, हमारा खेल समूह होता है, या फिर हमारा मित्र मंडली के अलावा हमारे पड़ोसी लोग होते हैं, तो उन सबसे हमारा संबंध कैसा है, निकट का संबंध है, हम रोज मिलते हैं, बात करते हैं, हम उनको देखते हैं, तो वो हमें दिखाई दे रहा है, वो लोग भी दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ हमारी घनिष्ठता भी दिखाई दे रही है। तो इसको हम किस में रखेंगे, इसको बाह्य प्रकार की विशेषताओं में रखेंगे, और हमारा जो छोटा सा समूह है उनमें हमारी निकटता पाई जाती है। तो ये हमारा निकट संबंध हो गया। दूसरा है लघु आकार। हम अभी बात कर रहे हैं कि जो समूह है वो छोटा होगा।
अगर वो बहुत बड़ा होता है, हम प्रत्यक्ष रूप से उनको नहीं जान पाते हैं, तो वो प्राथमिक समूह की श्रेणी में नहीं आ सकता है। इसीलिए समूह का छोटा होना भी बेहद ज़रूरी है, तभी हम उसको प्राथमिक समूह की श्रेणी में रख सकते हैं। अगला है निरंतर और स्थायी प्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं। जो प्राथमिक समूह होगा, उनके जो संबंध होंगे, वो कैसे होंगे? वो स्थायी होंगे, वो निरंतर होंगे और एक लंबे समय तक चलते रहेंगे। जैसे हम परिवार की बात करते हैं, परिवार में जो हमारा संबंध होगा, परिवार के सदस्यों से, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। जब हमारा जन्म होता है, जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे रक्त संबंध बन जाते हैं हमारे परिवार से, तो वो आजीवन बने रहते हैं, वो स्थायी होते हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं। इसी तरह से हमारे दोस्तों से हमारे संबंध लंबे समय तक चलते हैं, हमारे पड़ोसियों से जो हमारे संबंध होते हैं, वो लंबे समय तक चलते हैं। तो इसे हम ये कहेंगे कि ये स्थायी संबंध है। और कैसे हैं ये प्रत्यक्ष है, हमें दिखाई देते हैं। अप्रत्यक्ष नहीं है, ये संबंध हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद हम आते हैं, बाह्य विशेषताएं हमने पढ़ ली है, निकट संपर्क, लघु आकार, निरंतर और स्थायी प्रत्यक्ष संबंध हमने पढ़ लिए हैं। अब आपके आते हैं इसमें आंतरिक विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती है। तो आंतरिक विशेषताओं में जो पहली विशेषता है वो अपनत्व की भावना है। कोई भी जो प्राथमिक समूह होगा उसमें कैसी भावना होगी? अपनत्व की भावना। हमें अपनापन महसूस होगा। इसमें होगा जैसे परिवार है तो परिवार के प्रति हम अपनापन महसूस करते हैं। परिवार में कभी भी हम अ, अलगाव महसूस नहीं करते हैं। हम कोई भी बात हो जाए बाहर, तो हम अपने परिवार के सदस्यों से, हमारे माँ-पिता या हमारे भाई-बहनों से ज़रूर उसको शेयर करते हैं, तो वो अपनत्व की भावना पाई जाती है। इसी तरह से हम दोस्तों से अपनी कोई भी प्रॉब्लम होती है वो शेयर करते हैं। कई बार पड़ोसियों से हमारे अच्छे रिलेशंस होते हैं, तो हम वहाँ भी अपनत्व की भावना रखते हैं। दूसरा है हमारा संबंध स्वयं साध्य है। जो संबंध होते हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, वो हल्के नहीं होते हैं और हम उनको ज़्यादा महत्व देते हैं। संबंधों को महत्व देते हैं, औपचारिकताएँ नहीं निभाते हैं। अगला है संबंध वैयक्तिक होते हैं। संबंधों में व्यक्तिकता पाई जाती है। व्यक्तिकता से क्या तात्पर्य है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है। निस्वार्थ भावना से प्रत्यक्ष रूप से हम उनको जानते हैं, व्यक्ति विशेष को हम जानते हैं, तो यहाँ पर व्यक्तिकता पाई जाती है। समूह का आकार छोटा होता है तो हम हर व्यक्ति को अच्छे से जानते हैं। और अगला है जो संबंध है हमारे, वो सर्वांगीण होते हैं। सर्वांगीण का मतलब होता है संपूर्ण होते हैं, हर एक क्षेत्र में परिपूर्ण होते हैं। हम उनको कहीं भी उनमें कमियां नहीं निकाल सकते हैं। सभी प्रकार के गुण समावेशित होते हैं हमारे संबंधों में, तो हमारे बहुत अच्छे संबंध होते हैं और स्वतः होते हैं। संबंध कैसे होंगे? स्वतः होंगे। हम आर्टिफिशियली कोशिश नहीं करते हैं इनको बनाने की, बल्कि हमारे जो संबंध होते हैं प्राथमिक समूह से, वो अपने आप बन जाते हैं। वो स्वतः ही बनते चले जाते हैं, उनमें स्वतः ही घनिष्ठता आती जाती है और हम चाह कर भी उन संबंधों को तोड़ नहीं पाते हैं। अब इसके पश्चात हम पढ़ेंगे द्वितीयक समूह। अभी हमने प्राथमिक समूह पढ़ा है, अब हम पढ़ते हैं द्वितीयक समूह। तो द्वितीयक समूह किसे कहेंगे? कि बीयरस्टीट साहब ये कहते हैं कि जो प्राथमिक संबंध नहीं है, जिनको हम प्राथमिक संबंधों में शामिल नहीं करते हैं, वो हमारे द्वितीयक संबंध कहलाते हैं। ऐसा कौन कहता है? बीयरस्टीट साहब कहते हैं। जो प्राथमिक नहीं है, वे क्या है? वे द्वितीयक संबंध है, समूह है। जो प्राथमिक नहीं है वो क्या है? वो द्वितीयक समूह है। ऐसा कौन कहते हैं? बीयरस्टीट साहब कहते हैं। ओकबर्न और निमकोफ ने इसके बारे में एक परिभाषा दी है। वो ये कहते हैं कि जो समूह घनिष्ठता के अभाव वाले अनुभव को प्रदान करते हैं, उन्हें द्वितीयक समूह कहते हैं। मतलब घनिष्ठता नहीं पाई जाती है, घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, ऐसे समूह को क्या कहेंगे हम? द्वितीयक समूह कहते हैं। ठीक है, ओकबर्न निमकोफ कहते हैं। दूसरा ये है, हम इसकी बात करते हैं कि कौन कौन सी विशेषता है द्वितीयक समूह में। तो हमने ये पढ़ा है कि जो प्राथमिक समूह है वो क्या है? वो छोटे आकार के होते हैं, उनमें निकट का संबंध पाया जाता है, उसमें प्रत्यक्षता पाई जाती है और संबंध कैसे होते हैं? घनिष्ठ होते हैं। इस प्रकार से, लेकिन द्वितीयक संबंध इसके बिल्कुल विपरीत होंगे। द्वितीयक समूह में क्या होगा कि आकार तो होगा बहुत विशाल,
जबकि वहाँ पर कैसा था, आकार छोटा था। जो प्राथमिक समूह थे उनका आकार छोटा था, द्वितीयक समूह का आकार कैसा होगा, बड़ा होगा, विशाल होगा। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, एक विश्वविद्यालय है या फिर एक विद्यालय है, तो विद्यालय का आकार बड़ा है, तो विद्यालय में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, सबको नहीं जानते हैं। हजारों में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं किसी स्कूल में, तो एक दूसरे को वो नहीं पहचानेंगे, वहाँ घनिष्ठता नहीं पाई जाएगी। और कक्षा में भी अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो आप आपस में घनिष्ठता नहीं हो सकती। लेकिन अगर कक्षा में 20-25 बच्चे हैं तो वहाँ पर घनिष्ठता हो सकती है। मित्र समूह कैसा होगा? मित्र समूह 4, 5, 6, 7 हो सकते हैं, बहुत सारा, बहुत बड़ा समूह नहीं हो सकता है। तो वो तो कहलाएगा प्राथमिक समूह। लेकिन पूरी की पूरी कक्षा की बात करें तो पूरी कक्षा मित्र समूह में नहीं आ सकती है, तो एक कक्षा क्या कहलाएगी? द्वितीयक समूह कहलाएगी। फिर है उद्देश्यों का विशेषीकरण। जो हमारे उद्देश्य होंगे, किसी भी प्रकार का कार्य करने के पीछे कोई उद्देश्य होता है, तो उद्देश्यों में विशेषीकरण पाया जाएगा, विशिष्टीकरण पाया जाएगा। कैसे विशिष्टीकरण होगा? कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें पारंगत होंगे। कोई है कोई चिकित्सक है तो वो अच्छे से अपना कार्य चिकित्सकीय दृष्टि से अच्छे से करेगा। कोई अगर आर्किटेक्चर है तो वो आर्किटेक्ट का काम अच्छे से करेगा। इसी प्रकार से कोई वकील है तो वो वकील का काम अच्छे से करेगा। टीचर है तो वो पढ़ाने का काम अच्छे से करेगा। तो उनके जो कार्य हैं वो हर एक कार्य में विशिष्टीकरण पाया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति सारे के सारे कार्य विशिष्टता के साथ में कर सकता हो। तो जो द्वितीयक समूह है, द्वितीयक समूह सभी समूह आ जाते हैं, और वो जो सभी समूह उनका आकार इतना बड़ा होता है कि हर व्यक्ति का अपना एक निश्चित दायरा होता है, निश्चित उद्देश्य होता है, निश्चित क्षेत्र होता है, वो उसी में पारंगत हो सकता है, सब में पारंगत नहीं हो सकता है। इसलिए उनकी उद्देश्यों में विशिष्टता पाई जाती है। फिर है अप्रत्यक्ष संपर्क। इनका जो संपर्क होगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि इनका दायरा बहुत बड़ा है, आपस में घनिष्ठता नहीं है, सदस्य बहुत सारे हैं, तो इनसे प्रत्यक्ष रूप से संपर्क कर पाना मुश्किल होता है। इसीलिए इनमें क्या होगा? अप्रत्यक्ष संपर्क होगा। कोई भी विद्यालय, महाविद्यालय हो तो उनमें हजारों लोग पढ़ते हैं, हजारों बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनसे प्रत्यक्ष रूप से संपर्क होना मुश्किल होता है। तो इसको हम अप्रत्यक्ष संपर्क कह सकते हैं, और इस तरह के समूह को क्या कहेंगे? द्वितीयक समूह कहते हैं। अगला जो बिंदु आता है वो आता है व्यक्तिगत तथा घनिष्ठ संबंधों का अभाव पाया जाता है। जैसा कि अभी हमने बात किया है कि बहुत बड़ा आकार होने की वजह से व्यक्तिगत जो संबंध होंगे वो घनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। व्यक्तिगत संबंधों का इसमें अभाव पाया जाएगा। व्यक्तिगत और घनिष्ठ संबंध नहीं पाए जाते हैं। औपचारिक नाम मात्र के संबंध यहाँ पर हो सकते हैं, वास्तविक संबंध यहाँ पर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लोग अप्रत्यक्ष होते हैं, हम उनको नहीं जानते हैं, वो हमें नहीं जानते हैं। पारस्परिक अंतःक्रिया का अभाव पाया जाता है, इसीलिए उसमें प्रत्यक्ष संबंध बनना भी असंभव होता है। उद्देश्यों की भिन्नता, अभी हमने बात की है, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण पाया जाता है, क्योंकि बहुत अलग अलग प्रकार के उद्देश्य होते हैं ना, और हर उद्देश्य में कोई ना कोई पारंगत होता है। तो इनमें उद्देश्य का विशिष्टीकरण भी पाया जाता है, साथ ही साथ उद्देश्यों की विभिन्नता भी पाई जाती है। एक जैसे सबके उद्देश्य नहीं हो सकते हैं। जितने लोग होते हैं इतनी ही सोच उनकी अलग प्रकार की होती है, और अलग अलग सोच होने की वजह से उनके उद्देश्य, उनके कार्य करने के तरीके, कार्य प्रणालियाँ सब कुछ अलग होती है। उस उनके सोचने की जो सोचने का दृष्टिकोण है, परिप्रेक्ष्य है, वो भी विभिन्न प्रकार का पाया जाता है। इसलिए इनका उद्देश्य भी कैसा होता है? विभिन्नता लिए हुए होता है। और अंतिम जो इसकी विशेषता है वो है औपचारिक संबंध। अभी बताया मैंने कि संबंध कैसे होंगे? वास्तविक नहीं होंगे, औपचारिक होंगे। वो क्यों होंगे? क्योंकि समूह बहुत बड़ा होता है और उनमें वास्तविक संबंध हो पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर छोटा समूह बन जाए तो उनमें पारस्परिक निकटता होती है, हम एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन अगर बड़ा समूह बन जाए तो उनमें कोई पारस्परिक निकटता नहीं पाई जाती है। इस तरह से आज हमने जो पढ़ा है, आज का ये टॉपिक यहीं पूरा होता है।